मॉर्निंग टू लोगों को। आज हमें क्या करना है, जो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़े थे, ठीक है, वो उनकी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखनी है। आपने लास्ट पॉइंट क्रियाशीलता का लिखा था, है ना, उसमें आप करो, उसको आप कंप्लीट कर लो। जो क्रियाशीलता का क्रम लिखा था, सबसे कम क्रियाशील बेंजीन, उसके बाद में थायोफीन, उसके बाद में फ्यूरेन और पाइरोन। ये क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो इसका रीजन लिखना बाकी था, वो रीजन लिख लेते हैं पहले कि क्या रीजन होता है। सबसे पहले लिखो, थायोफीन की क्रियाशीलता बेंजीन से 1000 गुना ज्यादा होती है। थायोफीन की क्रियाशीलता बेंजीन से 1000 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, ये रीजन था कि अगर हम हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, जितने भी ये विषम चक्रीय यौगिक लेते हैं, तो इन सबकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड इसमें पॉइंट लिखो, फ्यूरेन थायोफीन से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि फ्यूरेन थायोफीन से अधिक क्रियाशील है क्योंकि ऑक्सीजन द्वारा वलय में दिया जाने वाला ऑक्सीजन द्वारा वलय में दिया जाने वाला प्लस एम प्रभाव सल्फर परमाणु की तुलना में अधिक होता है। सल्फर परमाणु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, थायोफीन में सल्फर है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, दोनों के पास ही लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन उस रिंग के अंदर अनुनादी संरचना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन यूज करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर सकता है। ठीक है, छोटे साइज का है, क्योंकि हमने कहा था कि एस के अंदर जो ये लोन पेयर होते हैं, वो डी कक्षा खाली होने की वजह से उसमें स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो चाहे कि सल्फर में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, सल्फर में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्यूरेन पिरोल से कम क्रियाशील है क्योंकि फ्यूरेन पाइरोल से कम क्रियाशील है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन से कम होती है, नाइट्रोजन से कम होती है। ठीक है, इसमें क्या था, ये फ्यूरेन और पाइरोल, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनपे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन पे। क्यों, क्योंकि ज्यादा ईएन वाले पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और कम ईएन वाले पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ईएन कम होती है नाइट्रोजन की, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक लाइन और लास्ट में लिख लो, विषम चक्रीय यौगिक बेंजीन की तरह
विषम चक्रीय यौगिक बेंजीन की तरह एरोमेटिक गुण तो दिखाते हैं लेकिन एरोमेटिक गुण तो दिखाते हैं लेकिन इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से बहुत ज्यादा अधिक होती है। इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसलिए इन विषम एरोमेटिक संरचनाओं को सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है या अति एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड या अति एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से बहुत ज्यादा होती है। इन दोनों का कंपैरिजन करो तो ये 1000 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। तो इससे आगे वाले तो और ज्यादा क्रियाशील होंगे, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर लिखा था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेकंड पोजीशन पर ज्यादा होती है क्योंकि उसमें नदी संरचनाएं आपकी ज्यादा बनती है। ठीक है, उसी का दूसरा पॉइंट था कि अगर उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, उस पे रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, उस पर होने वाली अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर या विषम चक्रीय यौगिकों पर प्रतिस्थापियों की उपस्थिति का प्रभाव, प्रतिस्थापियों की उपस्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट लिख लो, यदि प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो तो ठीक है, अगर हमारा क्या है, प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इसका एग्जांपल लिख लो NO2 एस्टर COOR HSO3, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद में आप बताओ इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, नाइट्रो ग्रुप को हमने खोल के लिख लिया। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती कैसे है कि ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है इनका विस्थापन होगा। ठीक है, और किस तरफ होगा, ज्यादा ईएन वाले एलिमेंट की तरफ होगा। ठीक है, कैसे जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर लोन पेयर लिखना है, ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमने तोड़ दिया, इसका डबल बॉन्ड बनाया यहाँ पे, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो सेम रहेगी, इसकी कम होगी तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव,
और ये ऐसे। ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी कैसे बनाओगे? ये माइनस आवेश इस पे आएगा। नहीं, हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है वो देखना है ना। क्या देंगे? हाँ, जेड वाला लोड पेयर आ जाएगा, ये सबसे सही। ये जेड का जो लोड पेयर है ये इस तरफ आएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड तोड़ते हैं उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ लेके जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हाँ, प्लस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस की तरफ कैसे जाएगा? ये इस तरह से जाएगा, नहीं ऐसे अगर जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, गड़बड़ होगा ना। अब आप क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, लेके जाना लोड पे ये, ठीक है। एक साइड लेके गए नहीं बना, दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये बनेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये यहाँ पे आया, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ये जो जेड था इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। ठीक है। अब लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो बीच की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है। कौन सी बनेगी? कि हम सिर्फ क्या करें, इससे अगले स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड इधर लेके जा रहे हैं। आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी है ना यहाँ पे। ये ऐसे का ऐसे रखो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। इसके जस्ट बाद ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी कि हम ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में बनाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का हट जाएगा, ये किस पे आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये लोन पे इधर लेके जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और जेड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी बन जाएगी। वो हमने 2 स्टेप लगातार करते हैं। इसके ऊपर लिख लेना, ये सेकंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा है, तो हमारी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हमने सबसे पहले जोड़ा है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जैसे एग्जांपल NO2 है, एस्टर है, SO3 है, कुछ भी जोड़ सकते हो आप। NO2 का एग्जांपल लिया है सेकंड पोजीशन पे, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हमने। अब क्या करेंगे, इसे थर्ड पोजीशन पे लेंगे और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है वो बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है थर्ड से, तो यहाँ पर भी आपकी ये क्या है, रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, यानी सेकंड पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं तो ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे और जो
पोजीशन क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद की कौन सी बनेगी स्ट्रक्चर, लोन पेयर जो है वहां पे आ जाएगा यहाँ, ये इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी। जब ये लोन पेयर यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जेड पे, तो ये आपका इसी तरह ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो इस जेड पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनी है, यानी सेकंड पोजीशन पर ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह सेकंड पोजीशन पर या सेकंड स्थिति पर अनुनाद के कारण स्थायित्व में वृद्धि करता है, स्थायित्व में वृद्धि करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन यौगिकों पे यदि, ये तो एक पॉइंट था जहां हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़े थे, दूसरा हम कौन से जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, ठीक है। ये लिख लो, यदि प्रतिस्थापी के रूप में इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हो, जैसे NeOH, Nr2, OR, ठीक है। ये सारे क्या है, इन सब के पास लोन पेयर है, बहुत आसानी से देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण, इनकी उपस्थिति के कारण विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है और ये अस्थायी हो जाते हैं, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, जिससे ये अस्थायी हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। इस कारण इन यौगिकों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन यौगिकों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही मंद गति से होती है या मंद परिस्थितियों में होती है, मंद परिस्थितियों में होती है।
मंद परिस्थितियों में होती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही मंद परिस्थितियों में होती है। ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे, सामान्य गुण थे इन विषम चक्रीय यौगिकों की। ये कंप्लीट हो गए। अब हमें स्टार्ट करना है पाइरोल, सारे अलग अलग पढ़ने, ठीक है, कि पाइरोल कैसे बनाएंगे, फ्लोरीन कैसे बनाएंगे, ठीक है, थायोफिन कैसे बनाएंगे, और उनकी खुद की रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है। हेडिंग डाल लो पाइरोल। पाइरोल की स्ट्रक्चर बना लो। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो 3 बंद बनाता है। एक उसके पास लोन पेयर है ना, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाता है ना, 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा और एक साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखनी है आपको, बंधन जिसे बोलते हैं और संकरण, तो इसमें जितने भी कार्बन है उनका संकरण क्या है, पाइरोल है। पाइरोल के अंदर ये जो कार्बन है इनका संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन का संकरण कैसे देखते हैं, काउंट करते हैं जितने इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने लोन पेयर है उसके पास, ठीक है। तो एक कार्बन को ले लो, कोई भी, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, दो तो दिख ही रहे, कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कहाँ गया, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन भी तो है। आपको बताया था ना मैंने कल कि इन सब कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। अगर एक एक हाइड्रोजन है तो इस वाले कार्बन में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3। अगर 3 बनाए हैं तो संकरण कौन सा है, sp2 है ना, एक s 2 p, 3 बॉन्ड से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे देखते हैं ना अपने शोध में, है ना। ये सारे के सारे कार्बन है, ये क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो अगर sp2 संरचना है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, sp2 में स्ट्रक्चर कैसी होती है, संकरण sp2 है, संरचना कैसी होगी, बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp2 संकरण में बंध बॉन्ड कितना होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, त्रिकोणीय समतलीय संरचना। 120 डिग्री कोण होता है sp2 में, है ना, इस तरह की त्रिकोणीय समतलीय 120 डिग्री का कोण होता है। ये सारे sp2 संकरित है। तो ये पूरी की जो पूरी स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, प्लेनर होती है, समतलीय होती है, ठीक है। तो इनकी लिखे ना स्ट्रक्चर ऐसे लिखना पॉइंट्स में, समतलीय लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, दिख रहे हैं सामने, 3 बॉन्ड है। अब लोन पे एक लोन पे टोटल कितना हो गया, 4, ठीक है। तो कौन सा संकरण होगा, sp3। तो यहाँ पे sp3 स्ट्रक्चर होनी चाहिए ना। sp3 की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की है, लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो कौन सी होती है, विकृत चतुष्फल की होती है। लेकिन जैसे अमोनिया, अमोनिया की कैसी होती है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है,
इसको क्या बोलते हैं? संरचना। इसकी संरचना को क्या बोलते हैं? ये विकृत चतुष्फलकीय होती है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड नहीं है, एक लोन पेयर है, तो उसको क्या बोलते हैं? पिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा कंपाउंड है इसके अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो क्या करते हैं? अनुनादी संरचना बनाते हैं, उसके अंदर यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड अगर बनाते हैं तो नाइट्रोजन के पास 3 ही बॉन्ड रहते हैं, तो ये भी एज, अगर इसकी अनुनादी संरचनाएं हम देखें तो sp2 संकरित अवस्था में रहेगा, यानी पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल आपको प्लेनर या समतलीय मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी तो इतना ही लिखो, समतलीय संरचना होती है इसकी। अच्छा, इसको एक नाम और बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन को एजा से लिखते हैं, तो इसका नाम क्या है? एजोल। 5 मेंबर की रिंग है, इसलिए पीछे ओल लगाया जाता है ना, तो इसका नाम क्या है? एजोल। या फिर लिख सकते हैं एजा साइक्लो पेंटा 2,4 डाई। सही है? क्या कहां से? साइक्लो कंपाउंड में नहीं, साइक्लो कंपाउंड में हम क्या करते हैं, जो आपको बाकी सीरीज से डिफरेंट लगेगा उसको हमने एज ए प्रतिस्थापी मान लिया, इसलिए हमने एजा को पहले लिख दिया। ठीक है, इसलिए हमने स्टार्ट किया एजा से। तो एजा साइक्लो कितने टोटल एलिमेंट है इसके अंदर? 5 है ना, तो पेंटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? ये नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? कौन कौन से कार्बन पे? नाइट्रोजन 1 और 5 नहीं, पूरे 5 गिने हमने, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने पेंटा लिखा है। तो ये सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रतिस्थापी यहाँ पे लिख दिया, अब हमें लिखना है सिर्फ ये डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। 2 और 4। हाँ, 2 और 4 पे। तो ये 2 4 डाई ई, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ई। ठीक है, या फिर हम ये ले सकते थे एज अ साइक्लो 2,4 पेंटाडाई। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर एक लाइन और लिखना, पाइरोल रिंग या पाइरोल वलय कुछ प्राकृतिक उत्पादों जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, और एल्केलॉइड, एल्के और विटामिन 12 B12, एल्केलॉइड और विटामिन B12 में मिलते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर देखी थी ना हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीम ग्रुप होता है, हीम समूह होता है। ठीक है, हीम समूह के बिल्कुल सेंटर पे कौन सा मेटल होता है? आयरन होता है।
ठीक है, आयरन होता है, हम बोलते हैं ना आयरन को एफ से लेते हैं, आयरन को किससे लेते हैं? आयरन को किससे लेते हैं मतलब हम जो खाते हैं खाना उसके अंदर आयरन होता ज्यादा है। ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल्स है उसमें आयरन होता है। ठीक है, काम क्या करता है, वो ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है आयरन को। अच्छा, फेरस क्या होगा, फेरस बोला मुझे कुछ और सुनाई दिया। फेरस क्या होता है, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसको फेरस बोलेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फेरिक बोलेंगे। अभी क्या है? अभी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहीं आयरन नहीं, इसको सिंपल आयरन कहेंगे। ठीक है, जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको आयरन बोला जाता है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फेरस, +3 है तो फेरिक। ठीक है, वो आगे आप ये आयरन जहां पे जिस कंपाउंड में यूज होगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है इसमें बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, आयरन होता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, ये पाइरोल रिंग्स होती है। ठीक है, पाइरोल की रिंग से ये घिरा हुआ होता है। ये पूरी स्ट्रक्चर होती है हीम की। ठीक है, हीम की स्ट्रक्चर में बीच में आयरन, उसके चारों तरफ पाइरोल रिंग्स होती है। और बाकी ये जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन का दूसरा पार्ट है जिसमें क्या होता है, आपकी और भी ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, यानी और ग्लोबुलर प्रोटीन्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब क्या है कि ये क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, एल्कलॉइड और विटामिन B12 इन सब में पाइरोल रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, पाइरोल की बल्ले पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, संश्लेषण की विधियां, पाइरोल के संश्लेषण की विधियां, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।